सिलेबस, वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू रेज द लेवल, तो ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी बढ़ जाए. सो इट रिक्वायर्स मोर सपोर्ट, इट रिक्वायर्स मोर क्लैरिटी. और वही चीज करने के लिए हमने तीनों थिंकर्स को उठाया. श्रीनिवास जी को भी उठाया, सोशियोलॉजिस्ट हैं, फेमस हैं, उनका बहुत गहरा कंट्रीब्यूशन है. घुरिये जी को भी, और तीसरा हमने देसाई साहब को भी डिटेल में पढ़ा. अब आप बोलते जाएंगे और एक क्विक रिवीजन हो जाएगा. ओके जी. तो घुरिये साहब वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय whom? आंचल जी. हेलो. नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन तो है ही. और लिखिए आप, घुरिये साहब वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय whom जब हम बोलते हैं तो whom कौन होता है? कोई आदमी होना चाहिए, कोई, हमने नाम बताया था आपको, हमने चर्चा की होगी, जैसे WHR रिवर्स. He was influenced by WHR रिवर्स. घुरिये साहब उनसे इन्फ्लुएंस थे. What was the name of the institute? कोमल, जहां पर घुरिये साहब ने पूरा रिसर्च और पूरा सब कुछ किया, क्या नाम है उस इंस्टीट्यूट का? बताइए जल्दी जल्दी, क्विकली. हाँ, कोमल जी, ब्रिजबाला जी, लिखिए. अब यही करने में ही आप अगर 5-5, 10-10 मिनट लगाएंगे. यस, वेरी गुड, थैंक यू भूपति जी, वंडरफुल, यू हैव रिटन करेक्टली. भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे, वहां से उन्होंने उनको किया. बिल्कुल सही बात है. सो घुरिये साहब की जो थ्योरी थी, उन्होंने एक थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ कास्ट. थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ कास्ट. दूसरा वर्क उनका था इंडियन साधु. क्या था? इंडियन साधु. ये सही है कि गलत है? दोनों चीजें बताइए, दोनों बातें गलत हैं कि सही हैं? एक उनका था द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ कास्ट, और भी हैं, और एक था उनका इंडियन साधु. एम आई राइट और नॉट? उन्होंने कौन सी अप्रोच ली थी कास्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए? कौन सी अप्रोच ली थी? बताइए. विच अप्रोच ही टुक? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट अप्रोच? ब्राह्मणिकल अप्रोच. देयर मस्ट बी मोर another sociological term. Brahminical is not the right term. बताइए. हाँ, बुक व्यू. ओके, आपने बोला बुक व्यू, वंडरफुल. और कोई वर्ड अगर हम बोले? अप्रोच की बात की है मैंने, व्यू की बात नहीं की. आंचल ने बोला एंथ्रोपोलॉजिकल डिफ्यूजनिस्ट अप्रोच. यस, दैट डेफिनेटली जो घुरिये साहब थे उनकी थी एंथ्रोपोलॉजिकल डिफ्यूजनिस्ट अप्रोच. बिल्कुल सही कहा. कल्चरल नेशनलिज्म वर्ड भी आएगा, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं आप लोगों से, क्या घुरिये साहब ने कोई कॉन्सेप्ट भी दिए? Did he give some concepts also? Please tell me yes or no. जैसे कॉन्सेप्ट देता है, जैसे भाई सोशल फैक्ट दिया है या वेबर ने रेशनैलिटी दिया है, क्या घुरिये साहब ने कोई कॉन्सेप्ट भी दिए? ओके, ब्रिजबाला इज सेइंग नो, नो कॉन्सेप्ट्स वर गिवन बाय घुरिये साहब. दैट्स फाइन. व्हाट इज राइट व्हेन यू थिंक अबाउट द जनरल व्यू ऑफ सोसाइटी बाय घुरिये? उनका जनरल व्यू सोसाइटी का अगर हम बोलें कि घुरिये साहब की सोसाइटी ये है, तो तीन बातें कौन सी आएंगी? तीन बातें कौन सी आएंगी? बताइए. कास्ट एंड ट्राइब्स ऐसा तो नहीं है. तीन चीजें, आप ब्रॉड व्यू लिखिए पहले. ब्रॉड, फर्स्ट गेट द ब्रॉड पिक्चर. तीन चीजें कौन सी? बताइए. हाँ, तीन चीजें कौन सी?
विलेज। अरे जनरल व्यू ऑफ सोसाइटी उनका क्या है? अरे कोमल कहाँ है? कोमल वीडियो ऑन करो। कोमल जी, कोमल जी, वीडियो जी। नहीं, ये बात नहीं कह रहा मैं। नेग्लेक्टेड रिसर्च मेथोडोलॉजी वो नहीं, मैंने कहा है व्यू ऑफ इंडियन सोसाइटी क्या था उनका। व्यू में हम क्या लेके आएंगे? व्यू ऑफ इंडियन सोसाइटी में हम क्या लेके आएंगे? हाँ, उसमें हम लेके आएंगे उनके लिए इंडियन सोसाइटी किस पर्सपेक्टिव से थी, जो पहले भूपति ने बोलने की कोशिश भी की थी। इट इज बेस्ड ऑन कास्ट। आई एग्री विद यू, इट इज बेस्ड ऑन कास्ट, राइट। हिंदू सोसाइटी, लेकिन हिंदू सोसाइटी वर्ड आएगा। इट इज बेस्ड ऑन हिंदू सोसाइटी। उन्होंने हिंदू सोसाइटी की बात की ना, सोसाइटी इज हिंदू सोसाइटी, पहले आप वो तो बोलोगे। दूसरा, सोसाइटी इज यूनिक, हिंदू सोसाइटी इज यूनिक। तीसरा, देयर इज एन ऑर्डर, देयर इज एन ऑर्डर इन हिंदू सोसाइटी एंड द ऑर्डर इज गोइंग थ्रू चेंज। ब्रिटिश रूल वेंट ऑन टू ब्रिंग चेंज। क्या समझे? देयर इज ऑर्डर इन सोसाइटी एंड हिंदू सोसाइटी इज ब्रिंगिंग द चेंज। नहीं, ये बोलोगे आप ब्रिटिश रूल के अंदर। अगर हम बात करें कि व्हाट वर द फीचर्स, यू नो, फीचर क्या है इसके, फीचर्स उनके पर्सपेक्टिव के की फीचर्स क्या है? व्हाट आर द की पर्सपेक्टिव्स इन हिज फीचर? पहली बात, इंडियन सोसाइटी यूनिक है। दूसरी बात, प्लीज टेल मी ट्रू और फॉल्स। क्या हो? हाँ बिल्कुल, ब्राह्मणिज्म इज द मोस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिंदुइज्म विच इन टर्न रिप्रेजेंट्स इंडिया। ठीक है ये बात। क्या वो मानते हैं कि देयर इज नीड टू बी थ्योरी, एक थ्योरी होनी चाहिए इंडियन सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के लिए? क्या वो ऐसा मानते हैं दैट वी नीड ए थ्योरी टू अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी? बताइए बताइए, क्या वो मानते हैं कि एक थ्योरी होनी चाहिए? नहीं मानते। ही बिलीव्स इन अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी। वो मानते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, थ्योरी नहीं है। सोसाइटी इज सीन एज कंटिन्यूटी फ्रॉम पास्ट। सोसाइटी इज सीन एज कंटिन्यूटी फ्रॉम पास्ट। हाँ, तो यानी उनका जो पर्सपेक्टिव है, डू यू थिंक इट इज ए काइंड ऑफ एन आइडियल व्यू? उनका जो पर्सपेक्टिव है, डू यू थिंक इट इज ए काइंड ऑफ एन आइडियल व्यू एंड इट इज नॉट अ फील्ड व्यू? बोलिए बोलिए, क्या आप मानते हो उनका व्यू आइडियल व्यू है, वो फील्ड व्यू नहीं है? हाँ, बोलिए ना, बोलिए। ओके, और क्या बताएंगे? कोमल बोलो, तुम क्यों नहीं बोल रही? कहाँ हो तुम, कौन सी दुनिया में हो? अरे मैं पूछ रहा हूँ कौन सी दुनिया में हो, और आप मेरा शक्ल देख के फिर वापस बैठ जाते हो। आंसर दीजिए। जब मैंने बोल दिया कि पूछा जाएगा तो पढ़ाई क्यों नहीं की? हाँ, ये राजकीय महाविद्यालय नहीं है। तो गुरिया साहब के पर्सपेक्टिव में और क्या बात लिखोगे आप? शुक्र मनाओ तीनों को मिला नहीं रहा हूं ना, तीनों को मिला दूंगा एक साथ में। अभी तो एक ही पूछ रहा हूं मैं। ये सारी बातें हम अच्छे से डिटेल में कर चुके हैं। और क्या बोल सकते हैं हम? अच्छा ये बताइए, एक दो लोगों के नाम बताइए जिन्होंने घुरिये साहब के पर्सपेक्टिव में कंट्रीब्यूट किया। घुरिये साहब के पर्सपेक्टिव में मैंने दो नाम बताए थे, उन्होंने जो है उनके पर्सपेक्टिव में कंट्रीब्यूट किया कि हाँ भाई उनको आगे ले गए। कास्ट सेंसस तो एक अलग मुद्दा है, आप कुछ भी कैसे बोल लिख देते हो यार। सीक्वेंस तो सोचिए, बात करने की समझने की तरीका तो सोचिए।
जो मर्जी वर्ड माइंड में आता है, मैंने माना मेहनत करने से, लेकिन जहां जिस शब्द की जरूरत है वो बिना कॉन्फिडेंस के राइट शब्द कभी आएगा ही नहीं। किताब तो पढ़ना मुश्किल काम है, लेकिन एक समय के बाद किताब पढ़ना आसान काम है। एक समय के बाद कितना ही पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं। वो आर्टिकुलेशन, वो जज्बा, वो बात करने का तरीका, वो मेहनत, वो सोच। आंचल ने बोला डीपी मुखर्जी, वेरी गुड। एक और नाम मुखर्जी, डीपी मुखर्जी के अलावा दूसरा नाम बताइए। ये ऐसे करके टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये तो लिखना नहीं जो आ रहा है, कभी कोई इंटरव्यू में पूछ लेगा। और ये अगर आपको आता होगा तो कम से कम क्वेश्चन समझ जरूर आएगा कि यार क्वेश्चन तो ये पूछ नहीं रहा है, वरना एग्जाम में लिखोगे ये तुम जो यहाँ लिख रहे हो। पूछेगा वो कुछ और बताओगे कुछ और। बोलिए। हाँ, पटेल, वेरी गुड आंचल। राधाकांत मुखर्जी, बिल्कुल। पटेल कौन सा पटेल भाई? पटेल वल्लभ भाई पटेल? पटेल कहाँ से आ गया यहाँ? बिल्कुल डीपी मुखर्जी और राधा कमल मुखर्जी। इन्होंने पर्सपेक्टिव को, जो पर्सपेक्टिव था गुरिया साहब का, गुरिया साहब के पर्सपेक्टिव का नाम लिखिए सब लोग। व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सपेक्टिव ऑफ मिस्टर गुरिया? देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सपेक्टिव ऑफ मिस्टर गुरिया? उनके पर्सपेक्टिव का नाम क्या है? सुजाता पटेल। अरे पर्सपेक्टिव का नाम लिखिए। गुरिया साहब ने कौन से पर्सपेक्टिव को डेवलप किया, क्या कहते हैं उसको? ये किसकी स्टडी की उन्होंने? उस स्टडी को क्या कहते हैं? जब आप गुरिया साहब की किताब पढ़ोगे, उठाते हो, जैसे किसी को कहते हैं हम, कौन सी अप्रोच है? पर्सपेक्टिव इज इंडोलॉजी। यस, वेरी गुड आंचल जी, इट इज इंडोलॉजी अप्रोच। बिल्कुल, जैसे किसी की मार्क्सिस्ट होती है, किसी की सोशलिस्ट होती है, उनकी अप्रोच क्या है? इंडोलॉजी। बिल्कुल सही कहा, उनकी अप्रोच जो है इंडोलॉजी अप्रोच है। बात बिल्कुल सही है, इंडोलॉजी अप्रोच है। तो उनका की फोकस एरिया अगर कास्ट है तो 5 पॉइंट लिखो कास्ट पे। की फोकस एरिया अगर उनका कास्ट है तो कास्ट कैसे आप समझाओगे कि घुरिया साहब की नजरों में कास्ट ये है? ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ ऑक्यूपेशनल डिफरेंशिएशन। ओके, कास्ट, सेगमेंट डिवीजन, हायरार्की, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर, हायरार्की इन कास्ट, वेरी गुड, कास्ट असेंबली, प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, ऑक्यूपेशन, बिल्कुल सही बात है। और भी एक दो कीवर्ड मिसिंग है। कोमल जी आप भी लिखिए, कीवर्ड कहाँ है आपके उसमें? कीवर्ड लिखिए, कास्ट को लेके क्या लिखा है, फिर हम बाकी लोग को देखेंगे ना। बाकियों ने कास्ट और उसके बारे में क्या बोला है, या किसी और का क्या वो था।
बताइए कास्ट में और क्या है, क्या आएगा? कास्ट को और थोड़ा कोई और, इतना हमने सोशियोलॉजी पढ़ा है, कोई और कीवर्ड्स भी लगाइए इसमें। गुड अप्रोच, अच्छी कोशिश कर रहे हैं आप लोग, यही हमारी पूंजी है। क्या इसमें हम प्योरिटी, सिविल डिसेबिलिटीज, रिलीजियस डिसेबिलिटीज ऐसे वर्ड नहीं लेके आ सकते? कास्ट जो है आपको सिविल और रिलीजियस डिसेबिलिटीज, इंडोगैमी, वेरी गुड वेरी गुड। स्पेलिंग मिस्टेक्स आप सब लोग बंद कर दीजिए, बिना स्पेलिंग ठीक लिखे काम नहीं होने वाला। कास्ट इज अ सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। कास्ट के बारे में नहीं जानना है कोमल, गुरिये साहब कास्ट के बारे में क्या कह रहे हैं वो जानना है। कास्ट ऑब्वियसली क्या है ये तो आपने बहुत अच्छा बताया, कास्ट इज अ सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, बिल्कुल सही बात है। मैंने थोड़ा पूछा कास्ट क्या है, मैंने पूछा गुरिये साहब ने कास्ट के बारे में कैसे डिफाइन किया है, कैसे देखते हैं। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा तो कंटेम्परेरी व्यू में उसके उनके आंसर को कैसे लिख सकते हो? न्यूज़पेपर से आप जब पॉइंट निकालने होंगे तो कैसे निकालोगे? इसके बिना निकाल ही नहीं सकते, पर्सपेक्टिव आएगा ही नहीं। बोलिए। रिलीजन के बारे में चलिए बताइए, घुरिया साहब का क्या मानना है रिलीजन? बताइए रिलीजन क्या है? व्हाट अकॉर्डिंग टू घुरिया साहब इज रिलीजन? रिलीजन इज डिवीजन ऑफ लेबर है, रिलीजन इज डिवीजन ऑफ लेबर। रिलीजन इज डिवीजन ऑफ लेबर, ऐसा है क्या? ट्रेडिशन ऑफ पास्ट, कंटिन्यूटी एंड चेंज, ओके। यानी कि रिलीजन क्या है? लिखो ब्रिजबाला, भूपति आप कहाँ चले गए, आप कुछ लिख नहीं रहे यार, दिमाग लगाओ। व्हाट अकॉर्डिंग टू घुरिया इज रिलीजन? और क्या वर्ड यूज कर सकते हैं हम उनके लिए? रिलीजन उनके लिए क्या है? हाँ ब्रिजबाला जी, प्लीज गिव मी अ वर्ड। जैसे उनका कहना है रिलीजन इज डायनेमिक, रिचुअल्स आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू कास्ट, बिल्कुल सही बात बोली आपने, सही बात बोला आपने। रिचुअल इज, सेकुलराइजेशन की कोई बात नहीं करते, देयर इज नथिंग कॉल्ड सेकुलर, वो सेकुलर से उनको कोई लेना देना नहीं। उन्होंने रिलीजन को डायनामिक बताया है, और जैसा ब्रिजबाला जी ने बिल्कुल सही लिखा कि जो रिचुअल्स हैं उनके एक्सप्लेनेशंस हैं, रिचुअल्स के एक्सप्लेनेशंस हैं, और जो रिचुअल्स हैं उनके एक्सप्लेनेशंस क्या है? रेशनल एक्सप्लेनेशंस हैं, ठीक है। विलेज, व्हाट अकॉर्डिंग टू घुरिया इज विलेज? उनके हिसाब से विलेज क्या है? व्हाट इज विलेज?
जल्दी बताइए, व्हाट अकॉर्डिंग टू घुरिया साहब इज विलेज? ब्रिजबाला जी, कोमल जी लिखिए, व्हाट अकॉर्डिंग टू हिम इज विलेज। बता जाऊंगा और आप उसको सिंपल रेशनैलिटी के साथ वो भी नहीं करोगे। सेल्फ सफिशिएंट उन्होंने बोला विलेज को, ओके। डिवीजन ऑफ लेबर होता है विलेज में। गुरिया साहब के लिए आप कह रहे हैं कि उन्होंने विलेज को सेल्फ सफिशिएंट बोला। Not closed economy. Very good, Bhupati. It is not a closed economy. Very good. Good point. I appreciate your clarity. Clarity बहुत होनी जरूरी है। Village कल्चरल सिस्टम एग्जिस्ट करता है, वो तो करता ही है, गोल मोल नहीं बोलना है, हमें स्पेसिफिक टर्म बताने हैं। तो नॉट क्लोज्ड एंड स्टैटिक है, वेरी गुड। सेंटर ऑफ इंडियन लाइफ है, ओके। व्हाट ही कॉल्ड ट्राइब्स, गुरिया साहब ने ट्राइब्स को क्या बोला? गुरिया साहब ने ट्राइब्स को क्या बोला? हाँ, व्हाट अकॉर्डिंग टू हिम आर ट्राइब्स? What according to him are tribes? तो एक कोमल ने बताया, बहुत अच्छा। कोमल ने बोला कि वो बैकवर्ड हिंदू कहा गया उनको, बिल्कुल सही बात है। शुड बी इंट्रोड्यूस इन मेन स्ट्रीम, ओके। और आप लोग बोल रहे हो कि एबोरिजिनल कल्चर का पार्ट है पर वो बैकवर्ड है, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कहा सारे के सारे ट्राइबल्स के लिए कोई अलग से पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है एक तरीके से। एक्चुअली में वो हिंदू ही हैं लेकिन वो बैकवर्ड हिंदू हैं, एंड वी मस्ट ट्राई। उनको जब समझ में आएगा या जब उनको बताया जाएगा या इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो वो जो है हिंदू कल्चर जो कि ओरिजिनल कल्चर है उसको ही वो लोग फॉलो करेंगे और वही रिक्वायर्ड है, ऐसा उन्होंने कहा। अर्बन सेंटर के बारे में बताइए, गुरिया साहब ने क्या कहा? अर्बन सेंटर लिखो कोमल जल्दी, व्हाट इज सेड अबाउट अर्बन सेंटर? व्हाट गुरिये सेड अबाउट अर्बन सेंटर? और ये एक्सरसाइज आपको मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको खुद भी, अब तो खैर आपका लेवल उठ गया आप सब लोगों का, इसीलिए हमने इतने समय के पश्चात सेकंड पेपर के भी हमने सेकंड पार्ट में कराई है ये एक्सरसाइज, वरना लोग एक बार में बता के और काम खत्म। व्हाट ही कंसिडर्ड, और किसके व्यू को उन्होंने रिजेक्ट किया है गुरिया साहब ने, ये भी बताइए। क्या है अर्बन सेंटर? कोमल जी, ब्रिजबाला जी बताइए, अर्बन सेंटर क्या है अकॉर्डिंग टू घुरिये? अर्बन सेंटर मल्टीकल्चरल डाइवर्स हैं, ओके। और बताइए। मोर सिविलाइज्ड? नहीं नहीं यार, ये बात कब आई कि गांव सिविलाइज नहीं है? कैसी बात कर रहे हैं आप ब्रिजबाला जी? आपने गलत वर्ड यूज करके पूरा आंसर खराब कर दिया। एक गलत वर्ड और हमारी सारी अंडरस्टैंडिंग को जीरो कर देते हैं। गांव सिविलाइज नहीं होते, आप ये कहना चाह रहे हैं? व्हाट डू मोर सिविलाइज्ड? आप लोगों ने अभी तक वो वर्ड यूज नहीं किया जो वर्ड मैं चाह रहा हूं कि अर्बन सेंटर क्या होते हैं।
कोई भी वो वर्ड नहीं बता रहा है मुझे, और जब तक आप वर्ड ठीक से नहीं बताओगे तब तक आप सही दिशा तक कैसे पहुंचोगे? टेल मी दैट वर्ड जो अर्बन सेंटर के लिए आज भी हम यूज करते हैं। अर्बन सेंटर हम जो बनाना चाहते हैं, अर्बन सेंटर जो बने हुए हैं, उसको हम कैसे यूज करते हैं वो बताइए, बताइए। हाँ, बताइए। डेवलप्ड? नहीं नहीं, डेवलप कुछ नहीं होता भाई। मेट्रोपोलिस कैसे हो जाएगा भूपति यार, तुम लोग ध्यान नहीं देते हो। मैंने कहा था इनोवेशन है। अर्बन सेंटर्स आर द एपिटोम, दे आर द सेंटर्स ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन होती है अर्बन सेंटर्स में, ये उन्होंने कहा है। और एक्सेसिव इंडिविजुअलिज्म नहीं होगा। गुरिये साहब का मानना है एक्सेसिव इंडिविजुअलिज्म भी अर्बन सेंटर्स में नहीं होगा। तो अब आप मुझे बताइए, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ गुरिये साहब, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ गुरिये साहब को, जितना हमने अभी तक किया आज के कंटेम्प्रेरी टाइम के हिसाब से 10-10 20-20 वर्ड में लिख के दिखाओ कि दिस इज द रेलेवेंस ऑफ गुरिये स्टडीज, या फ्यूचर में ये हो सकता है। लिखो सब लोग। सबसे अच्छा आंसर लोगों ने अलग अलग लिखे हैं, बट आई एम हैप्पी। फादर ऑफ मॉडर्न इंडोलॉजी कहा भूपति ने, gave a separate identity to the field of Indian sociology, presented Hinduism as a uniting force, gave optimistic measures to tackle the issues with the substantial impact. Good language. You always write very good. Though, you know, the amount is obviously can be only there when you work further, but then that's fine. फिर एक और आंसर है, his central ideas on village, caste, tribe, kinship, urban center of innovation, move towards social transformation and modernity. He emphasized the importance of areas like village he has covered, but he neglected research methodology. That is the main point of development. Okay, ठीक है। रेलेवेंस फ्यूचर के लिए बतानी थी तो ठीक है, मतलब आ रहा है थोड़ा निकल के, लेकिन जैसा भूपति ने लिखा दैट इज, मतलब उसमें और पॉइंट ऐड हो सकते हैं, जो आंसर नंबर 2 के पॉइंट्स हैं वो फर्स्ट में भी आ सकते थे। प्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट आंसर इज गुड। ही प्रोवाइड्स बेसिक स्ट्रक्चर फॉर फर्दर रिसर्च इन इंडियन सोसाइटी, इग्नोर्ड सेक्टर बाय एक्सप्लॉइटेशन इन कास्ट सिस्टम। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर तो नहीं प्रोवाइड करता वो, मतलब हाँ, मतलब एक तरीके से करता भी है, आई एग्री विद यू। Try to improve the status by giving them title as Hindu backwardness, which is the need of the hour. पर बहुत सारे लोग हो सकता है एग्री नहीं करेंगे कि उनको आप हिंदू बैकवर्ड कहो। वो बोलेंगे भाई उनकी अपनी आइडेंटिटी है, वो हिंदू है ही नहीं, ये तो बीजेपी वाला या आरएसएस वाला एजेंडा हो जाएगा। सो दैट्स वेरी गुड, थैंक यू ऑल ऑफ यू, आपने इसको बड़े अच्छे से मेरा सपोर्ट करके बताने की कोशिश की। अब अगर मान लो मैं उसी तरीके से अगर बोलूं, श्रीनिवास जी, जल्दी जल्दी फटाफट बताओ, ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय whom? श्रीनिवास, मिस्टर श्रीनिवास। हम देसाई नहीं करेंगे, सिर्फ श्रीनिवास ही करेंगे। देसाई आप फिर खुद ही समझ लो। देसाई हम कर भी चुके, कर तो हम खैर सारे ही चुके, लेकिन फिर भी क्योंकि अगला जो है वो कॉलोनियल इम्पैक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, वो इतना बड़ा वो नहीं है। बताइए देसाई साहब, ओ सॉरी श्रीनिवास साहब, ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय whom?
Okay. Can you name one major work of Sri Srinivas ji? One major work. Radcliffe Brown. Yes, you're right. Can you name one major work? The Remembered Village. What are the methods? What is the method used by Srinivas ji? Name the methods. Please name the methods. ब्रिजबाला जी, कोमल जी, methods के नाम बताइए फटाफट 1 सेकंड में. अभी तो हमने किए थे methods. Structural functionalist approach. That is approach. I ask method. What is the method? Method कौन सा है? Ethnographic accounts or field work? Yes, field work is method. Field work is method. Ethnography is also a method. Direct observation method. Okay, name 3 concepts given by him. Concept कौन से दिए उसने? कोमल, ब्रिजबाला जी. Concepts by Srinivas ji. Participant observation. अच्छा. Dominant caste. Dominant caste. Modernization. Sanskritization. Yes. Modernization नहीं है. Modernization एक तरीके से बोलते हैं, लेकिन Westernization is the concept given by. Westernization, Sanskritization, Brahmanization, secularization, Sanskritization. Okay. So functional organization of society की जब वो बात करते हैं तो क्या वर्ड यूज कर रहे हैं वो? जनरल व्यू ऑफ सोसाइटी उनका है कि सोसाइटी इज होलिस्टिक, सोसाइटी इज सिस्टमिक, देयर इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इन सोसाइटी. सो उनका व्यू क्या है? सिस्टमिक व्यू है, दैट इट्स अ सिस्टम. It has got relation to larger functions. That's what he is saying. तो इसलिए कपाड़िया साहब ने जब स्टडी किया था फैमिली को, तो उन्होंने फैमिली को भी लार्जर फंक्शनल कॉन्टेक्स्ट में किया. कर्वे साहब हैं, वो स्टडी क्या कर रहे हैं? वो किनशिप स्टडी कर रहे हैं एमएस श्रीनिवास जी के आइडियाज के ऊपर. कंपैरेटिव मेथड्स को यूज कर रहे हैं ऑब्वियसली. सो स्ट्रक्चरल क्लीवेजेस, जो भी 2 स्ट्रक्चर हैं उसके बीच में जो गैप होता है, या उसके बीच में जो डिफरेंसेस हमें मिलते हैं, उससे हमें पता चला, उससे हमें पता चला कि भाई नया नई स्ट्रक्चरल चीजें कैसे राइज होंगी. स्ट्रक्चरल क्लीवेजेस दिखाई दिए. ओके. कर्वे, तो यानी कि इस पर्सपेक्टिव को कर्वे साहब ने और ज्यादा सपोर्ट किया आगे चल के. कर्वे साहब ने फंक्शनलिस्ट अप्रोच दिया, फंक्शनलिस्ट व्यू, किनशिप रिलेशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए. जैसे डीपी मुखर्जी और राधा कमल मुखर्जी ने
कंट्रीब्यूट किया था घुरिये साहब को, ऐसे ही कर्वे साहब ने ये किया, यहां पर किया है। और एक और भी थे पॉलिन कोलिंडा, उन्होंने भी फंक्शनल व्यू यूज किया। ये भी फंक्शनल जो हमने पढ़ा था वो यूज किया। तो बताइए श्रीनिवास साहब ने जो कास्ट था, उन्होंने कास्ट को कैसे देखा? कास्ट के बारे में 3-4 बातें बताइए उनकी, जो कास्ट को कैसे देखते थे, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम घुरिये's व्यू। कास्ट को कैसे देखा उन्होंने? वेरी गुड, आप लोग जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स देने लगे हैं। कास्ट को कैसे देखा बताइए। बताइए बताइए। टेलियोलॉजिकल पोजीशन ऑफ कास्ट, डोमिनेंस कास्ट, ऑर्गेनाइज सिस्टम इन इंडियन सोसाइटी। हाँ वेरी गुड, और वर्ड लाइए, शाबाश। तो कास्ट को उन्होंने देखा, फील्ड व्यू लिया उन्होंने उसका, उन्होंने उसके चेंजिंग स्ट्रक्चर की बात की। फिर उन्होंने और क्या बात की? उन्होंने बात की डोमिनेंस, डोमिनेंट कास्ट, संस्कृताइजेशन। ये सब कौन लाएगा? डोमिनेंट कास्ट, संस्कृताइजेशन, ये उन्होंने लेके आए वो कास्ट में। रिलीजन के बारे में उन्होंने क्या बोला? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ये तो जनरल वर्ड है, ठीक है। रिलीजन के बारे में उन्होंने क्या बोला? व्हाट इज सेड अबाउट रिलीजन, बताइए। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग कुर्ग्स, ठीक है। तो व्हाट काइंड ऑफ व्यू ही टुक, क्या उन्होंने माइक्रो व्यू लिया रिलीजन के लिए कि मैक्रो व्यू लिया? क्या व्यू लिया श्रीनिवास जी ने रिलीजन के लिए, क्या व्यू लिया? Macro view. Okay, but he is taking both macro and micro. He is taking both macro and micro view. He is taking both macro and micro view.
विलेज, विलेज फिर का जैसे दोनों कैसे, हाँ, माइक्रो और मैक्रो दोनों भी कैसे? दोनों कैसे मतलब? फिर आप कह रहे हो ना कि उसने दोनों व्यू लिए, हाँ, तो दोनों कैसे लिए सर? दोनों लिए, ब्रॉड भी लिया और सब्जेक्टिविटी के साथ। अब जो किसी रिलीजन, जैसे एक रिलीजन हिंदुइज्म की बात हो रही है, उन्होंने ब्रॉड व्यू भी लिए हैं और उसके अंदर फिर उन्होंने कास्ट, रिलीजन, सारी चीज की बात भी की। मैक्रो यानी ब्रॉड, माइक्रो यानी कि किसी बड़ी चीज का छोटा पार्ट और उसके बारे में डिटेल्स, दोनों व्यू लिए हैं उन्होंने। जैसे उन्होंने विलेज को माना है, विलेज क्या है? विलेज माइक्रोजोम है इंडियन सोसाइटी का। He believed that village is a microsome of Indian society. रिलीजन को विदाउट अंडरस्टैंड किए इंडियन सोसाइटी को आप नहीं समझ सकते, ऐसा उनका कहना है। इफ यू नीड टू अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी, प्लीज अंडरस्टैंड रिलीजन। तो मैक्रो भी लिया, ऑब्वियसली मैक्रो भी है और माइक्रो भी है। जैसे विलेज के अंदर उन्होंने पंचायत का भी लिया, फंक्शनल व्यू ऑफ पंचायत। फिर उन्होंने कास्ट की बात की, डोमिनेंट कास्ट। फिर उन्होंने उसके फीचर्स भी बताए हैं। चलो, क्या क्रिटिसिज्म कर सकते हैं हम? बताइए, क्रिटिसिज्म क्या होगा? हाँ, villages are formed according to caste, according to him, and caste are formed according to villages, वो हमने बात की थी। इसका मतलब ये है ब्रिजबाला जी की पूरा ब्रॉड वो, तो इसलिए मैंने पूछा रहे वो क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है? व्हाट इज द क्रिटिसिज्म ऑफ श्रीनिवास वर्क? प्लीज बताइए। लिखिए लिखिए, शाबाश। विलेजेस, अच्छा, ignored the condition of other than dominance caste, not undermined macro or micro view is taking lacking book you post modern ideology। ओके, हाँ, लैक प्योरिटी उनके अप्रोच में एक इंडोलॉजी का पर्सपेक्टिव दिख रहा है। दूसरा, ही इज इग्नोरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, कोई कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू ही नहीं दर्शा रहे, वो रियलिटी जो सोसाइटी की वो आ ही नहीं रही। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा एक रिवीजन डन। अब हम बात कर रहे हैं, कोई इसमें डाउट है तो पूछ लीजिए। एनी डाउट प्लीज? आंचल जी, ब्रिजबाला जी, कोमल जी, भूपति जी, डाउट प्लीज कम्युनिकेट कीजिए, डाउट बताइए। नहीं है जो भी है। मूक दर्शक मत बनिए, वीडियो भी ऑफ होगा, बोलोगे भी नहीं, कम्युनिकेट भी नहीं करोगे, नो डाउट सर। कैसे चलेगा तुम्हारा काम? हमें समझ नहीं आता। चाहते हो कि तुम प्रशासन के फोर फ्रंट पे आओ और कम्युनिकेट करना चाहते नहीं, ना खुद से ना औरों से। कोमल जी, बी क्विक। भूपति जी, कोई डाउट? नहीं सर। ओके।
So my point is, what is the, when we say impact of colonial rule on Indian society, impact of colonial rule on Indian society, इसके बारे में अब हम चर्चा कर रहे हैं। इम्पैक्ट क्या था कॉलोनियल रूल का? व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन इंडियन सोसाइटी? आप लोगों के हिसाब से क्या इम्पैक्ट थे, जरा लिखिए फटाफट, 2-4-5 पॉइंट। इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन इंडियन सोसाइटी, लिखिए फटाफट। एक्सप्लॉयटेशन पॉलिसी, हाई टैक्सेशन पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ कंसिलिएशन। कोई पॉलिसी ऑफ कंसिलिएशन नहीं थी ब्रिटिश की तरफ से सोसाइटी पे इम्पैक्ट करने के लिए। वो तो मजबूरी में करेंगे, लेकिन हम जब इम्पैक्ट कहेंगे तो हम ये क्यों कहेंगे? ये हम क्यों कहेंगे भाई? रेवेन्यू जनरेशन, okay, that is the impact. Drain of wealth, introduction of western education, introduction to industrialization, awareness of people of their rights, reforms in society। हाँ, ये कुछ impacts हैं। रैपिड वेस्टर्नाइजेशन, रैपिड, भूपति जी रैपिड आज भी नहीं है हम रैपिड तो। इंट्रोडक्शन टू डेमोक्रेटिक सिस्टम एज अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस। हाँ वो तो बात है, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस तो है। तो हम कह सकते हैं कि सोसाइटी में बहुत कुछ हुआ, हो रहा था, and many of the ideas were reflected from British rule, क्योंकि वो हम पे रूल कर रहे थे ऑब्वियसली। कॉलोनियल रूल का इसलिए इम्पैक्ट तो होना ही था। लेकिन जब हम कहते हैं सोशियोलॉजी के लिए हमें देखना है उसको, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उस समय जो है ये पर्सपेक्टिव तो डेवलप नहीं हुआ था दैट वी हैव अ डिसिप्लिन कॉल्ड सोशियोलॉजी एंड नाउ वी कैन अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी थ्रू सोशियोलॉजी। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो थ्योरीज हैं, मेथोडोलॉजीज हैं सोशियोलॉजी में, दे आर बेस्ड ऑन यूरोपियन एक्सपीरियंसेस, स्पेशली इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, कैपिटलिज्म, देन वॉर्स, प्रोसेस ऑफ कॉलोनलिज्म, प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन कहना चाहिए मुझे, नॉट कॉलोनलिज्म, प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न स्टेट। ये है भाई। तो सोशियोलॉजी क्या हो गया? सोशियोलॉजी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज। पहले हम कहते हैं, हमने पढ़ा था इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन होती है, हम उसको इनलाइटनमेंट कहते हैं, फिर चेंज आता है, क्रिटिकल थिंकिंग आती है। जैसे अब आप लोगों का क्या हो रहा है? आप लोगों का क्या हो रहा है बताइए? हाँ,
आप सभी लोगों के साथ अभी क्या हो रहा है फिलहाल? इनलाइटनमेंट हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस चालू हुआ है, रेनेसा आया है आपकी लाइफ में। तो पॉइंट यही है कि जो स्टडी है, स्टडी एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस ऑफ ए मॉडर्न सोसाइटी, ये फोकस है सोशियोलॉजी का। इसी के लिए फ्रेमवर्क डेवलप किए गए। सोशियोलॉजी के मेथड्स यूज किए गए कॉलोनियलिज्म को समझने के लिए। इसीलिए कॉलोनियलिज्म, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये साथ में चलेगा। ये तीनों चीजें साथ में चलेंगी। रिलेशनशिप बिटवीन एंथ्रोपोलॉजी, रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी। तो इंडियन कॉलोनियल रूल का इंपैक्ट समझना है, कॉन्टेक्स्ट और नेचर समझना है, तो ये चलेगा, ये साथ में चलना पड़ेगा। यानी कि एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी क्या हो गए? ट्विन्स हो गए, ट्विन डिसिप्लिन्स। उनकी रिलेशनशिप बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई, बिकॉज इंडिया हैज एक्सपीरियंस्ड कॉलोनियलिज्म, एक्सपीरियंस किया है इंडिया ने कॉलोनियलिज्म। क्योंकि जो डिमार्केशन अगर आप कर दो, डिमार्केशन ऑन द बेसिस ऑफ डाइकोटॉमीज, कि एक मॉडर्न है, एक ट्रेडिशनल है, ये माइक्रो है, ये मैक्रो है, ये क्वांटिटेटिव है, ये क्वालिटेटिव है, ये तो इररिलेवेंट हो गया। ये इररिलेवेंट है। ये अच्छा और बुरा एकदम देखना इररिलेवेंट हो गया है। इट हैज टू बी ऑन द बेसिस ऑफ कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन देखना पड़ेगा। कंटिन्यूअस एंड जॉइंट पॉइंट्स देखने पड़ेंगे। किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं है। तो डिसिप्लिनरी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी सोशियोलॉजी की। इंडिया में ट्रेजेक्टरी कैसे उसकी राइज हुई? थ्रू एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनियलिज्म। बहुत सारे स्कॉलर्स हैं हमारे पास, लिस्ट होनी चाहिए पूरे स्कॉलर्स के नाम की, और वो हमें एग्जाम में यूज भी करने हैं। जैसे मैं आपको एक नाम, मैं आपको लिस्ट देता हूँ नाम की, आप ढूंढो। वो सारे नाम मैं एक एक करके बता देता हूँ आपको, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एंड्रे बिथेल का नाम आपने सुना ही है, हमने प्रयोग भी किया है। फिर अनंत गिरी, अंजन घोष, कारोल उपाध्याय, डी.एन. मजूमदार, धानागरे, कल ही हमने धानागरे साहब का नाम का प्रयोग किया था। सुंदरम, पथी, मनोरमा, मीनाक्षी, थापन, पाणिनि, एम.एन. श्रीनिवास साहब जिसका भी हम चर्चा कर रहे थे, एम.एस. आर्य राव। नंदिनी सुंदर का नाम कितने लोगों ने सुना है? नंदिनी सुंदर, बहुत ही कंट्रीब्यूशन है उनका सिग्निफिकेंट। पैट्रिशिया ओबरॉय, पी.एन. मुखर्जी, आर मुखर्जी। यानी इनके कम से कम हमें दो दो चार चार लाइनें पता हो सबके बारे में, तो आप कहीं ना कहीं इनको प्रयोग में करोगे। रामचंद्र गुहा जी का नाम किस किसने सुना है? रामचंद्र गुहा, ये सुना था।
जी क्या कह रहे हो? सतीश देशपांडे जी का नाम सुना है किसी ने? मैं सारी लिस्ट दे रहा हूं आपको, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो प्रश्न आएगा वो तो जनरल आना है, वो तो आज के समय के हिसाब से बात करेगा आपसे। सुजाता पटेल जी का नाम किसी ने सुना है? कोमल जी आपका वीडियो ऑन क्यों नहीं है? और सुनिए, टीके ओमन, ये तो न्यूज़पेपर में आता है। आंचल जी आपने टीके ओमन जी का नाम सुना है? देखो आंचल ने सारे नाम सुने हैं, ये आधे नाम सुने हैं। वीना दास, वीना दास का नाम किसने सुना है? न्यूज़पेपर जो लगातार पढ़ेगा उसको ये सारे नाम पता होंगे। कई बार तो ये लोग लिखते भी हैं, इनमें से कई लोग तो इंडियन एक्सप्रेस में डायरेक्ट उनका आर्टिकल आता है, पता है आपको? बताओ, एक नाम बताओ कोमल। ये लो मैंने सारे नाम दे दिए, बना दी मैंने फुलझड़ी। अब कोमल तुम्हारा ये टास्क है, सबके ऊपर 100-100 वर्ड लिख के मुझे देने शुरू करो। 100-100 150-150 वर्ड, जैसे आंसर लिखती थी ना, आंसर लिखे थे जैसे, हैं 200-200 वर्ड टाइप करके एक एक का दिया। रोज का एक लें कि दो लें कोमल? एक या दो, एक तो करूंगी सर। एक या दो? एक तो करूंगी, सही से बताओ, एक या दो? दो। दो, ओके थैंक यू। तो क्या करना है? क्या वो सोचता है, क्या मुद्दे उठाता है, कौन सी किताब लिखी, बस। क्या सोचता है, क्या मुद्दे उठा, कहाँ पैदा हुआ, कहाँ पढ़ा, ये वो हमें कोई लेना देना नहीं है भाई। ये 10 मुद्दे उठाता है, ये कास्ट उठाता है, रिलीजन उठाता है, मार्जिनलाइज सेक्शन उठाता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन उठाता है, वुमेन इन विलेज उठाता है, ओनली ट्राइबल उठाता है, ओनली अर्बन सेंटर में भी इंडस्ट्रियल वर्कर उठाता है, मिडिल क्लास उठाता है, पॉलिटिक्स उठाता है। लिखा, किताब का नाम लिखा, और क्या किया, मतलब वही कुछ कोट वोट उनके वो सब एक एक दो दो देने शुरू करो। आज 19 तारीख है, यानी अगले 10 दिन में हमारे पास 20 आ जाएंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप पे ऐसे टाइप करके जो आपका है, जो आप करते हो, ठीक है, टाइप करने से ये कल को उसमें ऐड किया जा सकता है। लिखने वाले में ये है कि अब पता नहीं चला गया, कॉपी गुम हो गई, ये हो गया, वो हो गया, खत्म। आप करोगे फिर मैं उसको ग्रुप पे भी डालूंगा। कैसा लगा आइडिया? ठीक है सर। अरे तो तुम तो खुश हो गई, नहीं बोल रही यार, है? तो ये सारी चीजें हैं, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बात की। और भी लोग हैं, जैसे जोधका साहब ने आर्ग्यू किया है कि जितनी सोशल साइंसेज इंडिया में है, सोशियोलॉजी उसमें सबसे ज्यादा रिफ्लेक्सिव है इंडिया में। रिफ्लेक्सिव का अर्थ होता है कि इधर से उधर, उधर से उधर प्रैक्टिसेस में इंटीग्रेशन होता है। प्रैक्टिस में लिटरेचर भी आएगा, उस प्रैक्टिस में पर्सन भी आ जाएंगे, सारी चीजें आ जाएंगी। एक फिक्स चीज नहीं है, रिफ्लेक्स है, जैसी जरूरत पड़ती है उसके हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर लेता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो इसी एंगल से हमें देखना है कि सोशियोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी, जैसे हमने शुरू में भी किया था, जब हमने शुरुआत की थी तो मैंने आपसे कहा था कि भाई अभी मैं बता देता हूं सारे के सारे, इसका रिलेशन इससे, ये इसका रिलेशन इससे, हमने पूरा डिटेल में किया था। लेकिन मैंने कहा था पूरे लेक्चर में चलता रहेगा ये, लास्ट तक आप यही सीखते रहोगे किसका रिलेशन किसके साथ है। पेपर 2 तो खासकर है ही वैसे। तो अब सोशल एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं। जैसे एम एस ए राव ने बोला कि जो शार्प डिस्टिंक्शन होना चाहिए सोशियोलॉजी में और सोशल एंथ्रोपोलॉजी में, वो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों में जुड़ा हुआ है। अब उस दिन
उस दिन हमने बात की थी कि भाई जब हमने क्वेश्चन उठाया था, ये नाम भी मैं आपको दे देता हूं जो नाम हम कर चुके हैं उसके अलावा भी, इरावती कर्वे। आपको अगर याद हो, याद है कोमल? हाँ, नहीं याद नहीं है? नहीं सर, हैं? नहीं सर। है 20 राधा कमल मुखर्जी का जैसे हमने नाम ले लिया। डीएन मजूमदार हम ऑलरेडी ले चुके हैं। डीएन मजूमदार, हाँ बिल्कुल हमारे उसमें हो चुका है। कर्वे नहीं हुई लेकिन, और ना इनके बोस हुआ। और जहां तक हमारे आने की बात है, नेक्स्ट ट्यूसडे आई एम कमिंग। द कमिंग ट्यूसडे आई विल विजिट द इंस्टीट्यूशन। हमें आप सब लोगों से मिलकर बेहद खुशी होगी। राधा कमल मुखर्जी तो मैंने दोबारा शायद दे दिया, एक बार ऑलरेडी हो चुका है। आर मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी है 17 नंबर, और 17 एंड 28 आर सेम। ओके, तो पॉइंट ये है, समझने वाली बात हम क्या बात कर रहे हैं कि भाई ये तो सबको पता होता है, जो आपने बोला टैक्सेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन हमें जो है फिर भी थोड़ा डिटेल में देखना पड़ता है कि हम उसको सोशियोलॉजी के एंगल से कैसे बोलें, किस थिंकर ने किस तरीके से बात को बोला है। तो हमें सबके नाम तो कोट नहीं करने, लेकिन पता हो तो हमारा काम आसान है। तो इंडिया में जो है इंडिया में एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी में बहुत ज्यादा डिस्टिंक्शन नहीं हुआ। और उन्होंने जो है, जैसे घुरिये साहब थे, अब घुरिये साहब तो ट्रेंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है ट्राइब कास्ट इन पे जब काम किया, और वो एंथ्रोपोलॉजी का एंगल हो गया, लेकिन जब आप रूरल और अर्बन सेटिंग की बात करते हो तो वो सोशियोलॉजी वाली बात हो गई। तो दोनों बातें हो गई। इसीलिए हमें जो कॉलोनियलिज्म है वो भी हमें देखना है कि बेटेल, जैसे एंड्री बेटेल ने बोला, उसके हिसाब से देखना है कि भाई कैसे कैसे राइज हुआ है, कैसे सोसाइटी के अंदर जो चेंजेस आए हैं, और वो जो पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में भी वो चेंजेस हमें दिखाई देते हैं। ठीक है ना, पोस्ट इंडिपेंडेंस में वो चीजें दिखाई देते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस में रिसर्च जो है वो इंडियन स्टेट पॉलिसी, जैसा मैंने कहा सेंट्रलाइज प्लानिंग है, उसके हिसाब से दिखाई देती है। यानी कि अगर आप कम्युनिस्ट एंगल से बोलोगे तो आप कहोगे कि भाई कैपिटलिस्ट सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन पूरी तरह से वो सच भी नहीं है। अमेरिकन सोशियोलॉजी से हम लोग इन्फ्लुएंस हुए हैं, और जो कॉमन लाइफ है, कॉमन हमारा सोशल कंटिन्यूटी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर है, वो हमें गाइड कर रहा है ना आज भी। आज भारत कैसे गाइड हो रहा है? आज भारत गाइड हो रहा है जो सोशल लाइफ हमारी कैसी है, कॉमन लिविंग हमारी कैसी है, कॉमन हमारी शेयरिंग हेरिटेज है, सोशल हेरिटेज, और कंटिन्यूटी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर है, ये गाइड कर रहा है इंडिया को। और इसके अंदर आपको कहना चाहिए कि इंडिया जो है उसके अंदर मतलब डोमिनेंट स्ट्रक्चरल जो आइडियाज हैं, वो जैसे हम श्रीनिवास साहब ने बोला स्ट्रक्चर फंक्शनिंग अप्रोच को लोगे तो वो वाली बात है। इससे ग्रोथ हुई है आपकी मिडिल क्लास की। मिडिल क्लास इसी में से निकल के आया है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। लेकिन अलग अलग थिंकर का अलग अलग व्यू पॉइंट है। जैसे जैसे देसाई साहब हैं वो कम्युनिस्ट हैं, कोसाम्बी साहब भी कम्युनिस्ट हैं। उसके बाद पीसी जोशी, एस ए डांगे का नाम हमने और कहाँ पढ़ा है कोमल, आप बताइए? एस ए डांगे, याद आया एस ए डांगे का नाम सुन के कुछ? कोमल जी, आंचल, ब्रिजवाला, आंचल आप बताओ, एस ए डांगे। आंचल जी एस ए डांगे बताइए। मैंने इतनी बार एस ए डांगे साहब का नाम लिया था।
हाँ, मॉडर्न इंडिया में। सर कम्युनिस्ट पार्टी से। हाँ बिल्कुल, सीपीआई। ठीक है, तो पॉइंट यही है कि अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं, अलग अलग आइडियाज हैं, उसी के हिसाब से हमें देखना है। फिर क्वेश्चन में हमें देखना है जनरल क्वेश्चन हमारा ना बने, इसके लिए हम कोट करेंगे थिंकर्स को, कम्युनिस्ट को कोट करेंगे, बाकियों को कोट करेंगे, तो हमारा हिसाब किताब उसमें बनेगा, वरना तो हम जनरल लिख देंगे। अब इम्पैक्ट, इम्पैक्ट क्या है कॉलोनियलिज्म का? तो कॉलोनियलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों साथ साथ चले, दोनों ने हमारी इकोनॉमी को, हमारे समाज को विश्व के साथ इंटीग्रेट करने की बात कही, लेकिन जो इंटीग्रेशन था हमारा समाज का, वो इंटीग्रेशन हमारा जो है नेगेटिव इंटीग्रेशन रहा। वो इंटीग्रेशन हमारा जो है वो हमारे विचारों के लिए प्रतिबद्धता नहीं थी, उसके अंदर हमारी सोच के लिए प्रतिबद्धता नहीं थी। हमारे यहाँ से कच्चा माल जाएगा, बनकर माल आएगा, उससे हमारा व्यापार, हमारा समाज, सब कुछ जो है बदल गया। इससे हम क्या हो गए? पुअर हुए। सबसे पहली बात तो इकोनॉमिकली हम पुअर हो गए, हमारा जीडीपी, जीएनपी बहुत कम हो गया, और हमारी सेविंग जो थी, हमारे रिसोर्सेज जो थे, वो भी मिस अप्रोप्रिएट कर लिए गए कॉलोनियल रूलर्स के द्वारा। ये बात हमें पता है, मॉडर्न इंडिया में ये सब बात है। मिलिट्री स्पेंडिंग सबसे अधिक होगी, लेकिन डिफेंस और मिलिट्री एक्सपेंडिचर भी हमारे फायदे के लिए नहीं है, वो उनके फायदे के लिए है। यूरोपियन कंट्रीज जिनको कोई रिसोर्सेज नहीं है, कुछ वहां होता नहीं है उस तरीके से, उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज तैयार कर ली हैं। आज की डेट में यही है, जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं वो कहाँ होंगी? वो यूरोप में होंगी, और हमारे यहाँ तो नहीं है भाई। हमें तो उनके हाथ जोड़ने पड़ते हैं, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दीजिए। न्यूक्लियर वेपन्स जिन पे अरबों खरबों रुपया खर्च होता है, वो कहाँ है? वो भी वही है। हमने सब कुछ अपने दम पर, अपनी मेहनत से और दबे हुए माहौल में किया। वी हैव डन एवरीथिंग ऑन आवर ओन, बट इन ए वेरी वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस। तो इसीलिए ब्रिजवाला जी ने जैसे बोला था हाई टैक्सेशन, बिल्कुल हाई टैक्सेशन स्ट्रक्चर था। अपर क्लास को कुछ नहीं करना, वो कोई टैक्स ही नहीं देती थी। लैंड रेवेन्यू जो है मैक्सिमम टैक्सेशन देगा। अभी अभी उस दिन आंचल जी ने खेतों पर भी टैक्स लगा दिया था, लेकिन भारत में पोस्ट इंडिपेंडेंस लैंड पर, एग्रीकल्चर पे कोई टैक्स नहीं है, इट इज कंप्लीटली अबॉलिश्ड। अगर हम लैंड पे भी टैक्स लगा देंगे तो किसान तो मर गया, यानी 2 रुपए किलो टमाटर बेच रहा है वो, और ऊपर से टैक्स भी देगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एज सुन एज वी गॉट इंडिपेंडेंट, टैक्सेशन वाज रिमूव्ड फ्रॉम लैंड, लेकिन 70% लैंड तो लैंडलॉर्ड के साथ थी, 80% लैंड लैंडलॉर्ड के साथ है। और लैंडलॉर्ड कितने परसेंट है पूरे इंडिया के? मान लो 5%, तो 95% जनता के पास तो कुछ है ही नहीं। इसीलिए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होना चाहिए। लैंड लेजिस्लेशन आई, लैंड सीलिंग आई, तो ब्रिटिश रूल ने एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिकल सभी तरह से उन्होंने इम्पैक्ट किया, एंड दे हैव पुट इन लॉट ऑफ ideas to showcase that India is developing, but actually India is not developing. India is developing in a way the British wanted us to develop. ये है सारी बात समझने वाली। तो इसलिए ब्रिटिश रूल ने सब कुछ बदल दिया, लेकिन क्या वो बदलाव हमारे फायदे के लिए हुआ? दैट इज द होल पॉइंट, दैट इज व्हाई द क्वेश्चन इज आस्क्ड, इम्पैक्ट क्या था कॉलोनियल रूल का सोसाइटी पे? इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, तो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। दिख रहा होगा प्लस लेकिन हो रहा है माइनस, दिख रहा है माइनस लेकिन हो रहा होगा प्लस, या दोनों साथ साथ में भी हो सकते हैं। तो सोशल बैकग्राउंड जो इंडियन नेशनलिज्म का है, इंडियन नेशनलिज्म का जो सोशल बैकग्राउंड है, वो आप समझिए, वो इम्पॉर्टेंट है। जो AR देसाई साहब ने भी, जो मैंने बताया था आपको, बुक है, बुक भी है उनकी एक। तो जो सोशल बैकग्राउंड जब हम बात करते हैं इंडियन नेशनलिज्म की, तो उसके अंदर सबसे पहली बात तो सोसाइटी में कॉन्शियसनेस आएगी।
अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश रूल उन्होंने हमें पहली बार यूनिफाई किया, लेकिन ये भी सच है कि मॉडर्न आइडियाज में पहली बार यूनिफाई ब्रिटिश नहीं किया। पहली बार यूनिफिकेशन मॉडर्न टाइम्स में ब्रिटिश की वजह से हुआ। हम जुड़े, एडमिनिस्ट्रेटिवली जुड़े, पूरे भारत में एक एडमिनिस्ट्रेशन आया तो हमें मजबूरी में साथ रहना पड़ा, या लगा लीजिए खुशी से तो नहीं कहेंगे हम। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए, रेल आई। अब रेल, आप यहाँ बैठो जम्मू कश्मीर में और कन्याकुमारी उतरो, पूरे भारत का खाना खा लोगे। भाषाएं इतनी सारी दिखाई देंगी, पूरा भारत आपको मजा आ जाएगा। आप एक बार ट्रेवल करके देखिए, यू विल लव दैट जर्नी विल कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म यू। अलग अलग स्टेशन आते हैं, भाषाएं बदल जाती हैं, वो तो छोड़ो, टेम्परेचर ही बदल जाएगा। बेंगलोर में तो फ्लडिंग हो रही है फिलहाल, दिल्ली में 50 डिग्री है, अंडमान निकोबार में बारिश हो रही है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर अपने बादल झूम रहे हैं, कुर्ग और मैसूर में बारिश हो रही है, कुर्ग में पहाड़ों में बारिश हो रही है, कर्नाटका और केरला के वेस्टर्न घाट्स में बारिश हो रही है, और हमारे यहाँ 50 डिग्री है। लेकिन हम कौन है? दिल्ली। दिल्ली तो भारत जो है दिल्ली से जाना जाता है। तो सोसाइटी बदलेगी, थिंग्स विल बी चेंजिंग, बट देन इंडियन सोसाइटी का एक्सप्लॉयटेशन होगा, डोमिनेशन होगा, और उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी भी ब्रिटिश जो है फॉलो करेंगे। सोचने वाली बातें ये है। अब सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें कि ब्रिटिश ने बोला डेवलपमेंट किया है हमने, तो उन्होंने सारी चीजें इसलिए की कि भाई ताकि हमारे बीच में नेशनलिज्म और वननेस का डेवलपमेंट ना हो, कॉमन फीलिंग ना आए, ठीक है। हाँ, लेकिन कॉलोनियलिज्म के बढ़ने के बावजूद, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के बावजूद भी नेशनलिज्म बढ़ा, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शंस में हम बढ़े आगे। British wanted that we should be divided. British wanted that we should remain isolated. British wanted that colonial rule should be there. And then, in spite of colonialism, we raise. समझो मेरी बात को, colonialism के बावजूद भी हम आगे बढ़े हैं, उसके साथ और उसके बावजूद भी हम आगे बढ़े हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कॉलोनियलिज्म से सिर्फ लड़े नहीं है, उसके बावजूद भी बढ़े हैं, उससे लड़े हैं, उसके बावजूद भी आगे बढ़े। बात समझ में आई? तो ये की पॉइंट्स हैं जो सोसाइटी के बैकग्राउंड में आने चाहिए। अब इकोनॉमिक कॉन्ट्रडिक्शन यानी कि जो आर्थिक द्वंद्व है भारत के समाज में, वो प्रदर्शित हुआ। आर्थिक द्वंद्व सबसे पहले दिखाई देता है, किस लीडर का नाम लोगे आप अगर हम कहेंगे इकोनॉमिक कॉन्ट्रडिक्शन जिसने दिखाया भारत का? दादा भाई नौरोजी ने। बिल्कुल सही बात है, दादा भाई नौरोजी ने दर्शाया। ओके, दादा भाई नौरोजी ने दर्शाया। उन्होंने दर्शाया कि भाई आप क्या कह रहे हो, हम डेवलप कर रहे हैं, ये तो कुछ और ही हो रहा है। तो कॉन्ट्राडिक्शन शो किया, इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म का रूप शो किया। दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, ये सारा डिटेल में आ जाएगा। स्वदेशी मूवमेंट तक फिर आगे बातें जाएंगी और आगे आएगा। एक तो हो गया ये, एक सोशल फैक्टर हो गया ये, दिस इज अ सोशल फैक्टर। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म इज अ सोशल फैक्टर इन अंडरस्टैंडिंग नेशनलिज्म। दूसरा, पॉलिटिकल अवेकनिंग, दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनी, उसके पीछे जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस थी, उन सब ने मिलकर क्या किया, हमें पॉलिटिकली अवेकन किया। तीसरा, रोल ऑफ कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटीज, गांधी जी, सुभाष, तिलक, नेहरू, पटेल, सरोजिनी नायडू, बहुत सारे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये हो गया एक सोशल फैक्टर। एक सोशल फैक्टर क्या हो गया? रोल ऑफ मिडिल क्लास। मिडिल क्लास का रोल था, न्यू क्लास बनी, पढ़ी लिखी है, चीजें पता है, नेशनलिज्म को उन्होंने आगे बढ़ाया, एजुकेशन, फ्रीडम, प्रेस को आगे बढ़ाया, कंसोलिडेट किया उन्होंने सारी बात। लेकिन कॉलोनियलिज्म और वेस्टर्न एजुकेशन से मिलकर हमने अपने पास्ट को भी रीडिस्कवर किया। कॉलोनियलिज्म और वेस्टर्न एजुकेशन के साथ मिलकर हमने अपने पास्ट को भी रीडिस्कवर किया। इससे बहुत सारे सोशल और कल्चरल फ्रंट्स बने। सोशल और कल्चरल फ्रंट्स बने एट द नेशनल एंड रीजनल लेवल।
समझे? नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे बहुत सारी चीजें हुई, वो हम देखेंगे, ये हमने देखी भी है। और क्या हो सकता है कल्चरल फैक्टर? रिवोल्ट ऑफ 1857 एक कल्चरल फैक्टर भी है अपने आप में। लिबर्टी, सेकुलरिज्म, सेल्फ रूल, इन सब के आइडियाज वहां से निकले। हिंदू मुस्लिम ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी 1857 में। स्वराज की बात हुई, ठीक है ना जी। ट्राइबल्स और पेजेंट्स, उनकी वजह से भी हमें सोशल फैक्टर, वो भी एक इंपॉर्टेंट सोशल फैक्टर है। और सोशल फैक्टर क्या हो सकता है? रिफॉर्मिस्ट एंड रिवाइवलिस्ट एजेंडा, यानी कि क्या एजेंडा था किसी भी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट का? बहुत सारी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट आई रिफॉर्म करने के लिए। ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, प्रार्थना समाज, ये सब क्या कर रहे हैं? रिफॉर्म कर रहे हैं। रिवाइवलिस्ट एजेंडा भी आए, लेकिन रिवाइवलिस्ट एजेंडा आया, अलीगढ़ मुस्लिम मूवमेंट, शुद्धि मूवमेंट ऑफ आर्य समाज, ये सब रिवाइवलिस्ट आइडिया लेके आए। रिवाइव यानी अनक्रिटिकली किसी चीज को दोबारा वैसा पुनः स्थापित करना, रिवाइवलिज्म। जैसे आज के समय में यदि हम बिना किसी कारण के, बिना किसी रेशनैलिटी के, बिना किसी सूझबूझ के यदि हम बिल्कुल पुरानी चीजों को रिप्लेस कर देंगे भाई कि, और उसको नई चीज से हटा देंगे, तो वो रिवाइवलिज्म हो जाएगा, रिफॉर्मिज्म नहीं होगा। बात समझ में आई? चाहे फिर वो रिलीजियस प्लेसेस के लिए ही क्यों ना हो, सारी के सारी रिलीजियस प्लेसेस को अगर हम चाहेंगे आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले जैसी थी, सबको वैसे ही कर दो, तो कुछ हद तक तो देखो सही है और संभव है, लेकिन पूर्णतः संभव और सही नहीं है। तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। आप समझे? फिर आ जाएगा ग्लोबल इवेंट्स। जो ग्लोबल इवेंट हुए उनका क्या असर हुआ? रशियन रेवोल्यूशन, रशिया रूसो जापानीज वॉर, उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके बाद जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी ऑब्वियसली आएगा, उससे पहले बाल्कन्स में जो हो रहा है, उसके बाद जो है आपके, ये सारी चीजें हमें जुड़कर आएंगी। बोयर वॉर, डेफिनेटली बोयर वॉर डायरेक्टली लिंक नहीं है लेकिन आएगा, वो भी गुड एग्जाम्पल। ऐसे ही कम्युनलिज्म ने और फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस ने भी हमारे समाज पर फर्क डाला। कम्युनलिज्म और फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस ने भी, हमने पढ़ा है ना कम्युनलिज्म, हमने पढ़ा है कम्युनलिज्म और फंडामेंटलिज्म में फर्क होता है जी। बताइए आंचल जी, क्या फर्क है कम्युनलिज्म और फंडामेंटलिज्म में? आंचल बोलो भाई, आंचल बोलिए। कोमल तुम बोलो। कोमल बोलो। कम्युनलिज्म think their religion is superior to others and should be followed by everyone. ओके, और फंडामेंटलिस्ट क्या सोचता है? सर वो अपने रिलीजन को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। हाँ, फंडामेंटलिस्ट और कम्युनलिस्ट दोनों में फर्क है, हमने पढ़ा था। फंडामेंटलिस्ट आइडियाज, ऑर्थोडॉक्स, वो फंडामेंटलिस्ट, रिलीजन को ज्यादा, अपने रिलीजन को ज्यादा प्रायोरिटी देता है कि हाँ, सेल्फ बिलीफ, अपने अपने रिलीजन को डोमिनेट करेगा, फंडामेंटलिस्ट हो जाएगा। और कम्युनलिज्म तो साथ कम्युनिस्ट में में रह नहीं सिर्फ सकता। अपनी कम्युनिटी, एथनिक। गुड गुड ट्राई, गुड ट्राई। दोबारा पढ़ना, दोबारा रिवाइज करके बात करेंगे। तो नेशनलिज्म जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस से पास हुआ, उसके डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। पॉलिटिकल मूवमेंट चली भारत में, मॉडरेट्स आए, एक्सट्रीमिस्ट आए, मास बेस्ड मूवमेंट हुई, एक पैरेलल एग्रेसिव नेशनलिज्म भी चला रिवोल्यूशनरी फोर्सेस के उससे।
तो राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म जो है डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है। ठीक है, कल हमारी कोशिश होगी कि हम जो है डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के नाम देख लें कि भाई किस थिंकर ने या किसने अगर कुछ बोला भी है, क्या पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। वैसे तो हम मॉडर्न इंडिया में पढ़ते ही हैं, लेकिन फिर भी हम 2 4 5 स्टैंड की बात करेंगे जिससे हमें पता चलेगा इम्पैक्ट। जनरल इम्पैक्ट तो हमें पता ही है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें फैक्ट्स लेके आने। ठीक है जी। और जब हम ये समझ लेंगे इम्पैक्ट, फिर हम करेंगे मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। हमारा अगला टॉपिक क्या होगा? मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। क्योंकि इम्पैक्ट आज भी है। इम्पैक्ट आप ध्यान से सोचोगे तो इम्पैक्ट कॉलोनियल रूल का आज भी है। आपको वैसे सोचना है, अलग अलग थीम्स हैं उसके अंदर है। एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट है, वुमेन एजुकेशन पे इम्पैक्ट है। सब जगह आप लिंक कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सकता, पर वहां रेशनैलिटी और थिंकिंग होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल वर्कर्स पे है आज भी। इंडस्ट्रीज ही डेवलप नहीं हो पाई तो इंडस्ट्रियल वर्कर भी पिछड़े रह गए। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हर गलती के लिए कि भाई 70 साल से नहीं हुआ अभी भी नहीं होगा, या देखो आज तक कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, हमें पॉजिटिव इंपैक्ट भी देखने पड़ेंगे। एग्जामिनेशन जो है आपको क्रिटिकल एंगल से बोलेगा। वो एग्जामिनेशन ये नहीं चाहता कि सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव आइडियाज को ही आप बोल दो, ऐसा वो नहीं चाहेगा। सिर्फ नेगेटिव नहीं आएगा, इम्पैक्ट की जब बात की जाती है तो कुछ नई शुरुआतें भी हुई। यूनिवर्सिटीज तो ब्रिटिश टाइम में ही बनी, लेकिन यूनिवर्सिटीज का रोल हमने चेंज किया, उसकी डायरेक्शन वी हैव चेंज्ड है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तक का जिक्र आप लेके आ सकते हो। स्टार्टअप कल्चर इंडिया में आज भी आया है, तो उस टाइम भी, लेकिन आज का स्टार्टअप कल्चर उस समय के थिंक टैंक थे। मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेजेंस एसोसिएशन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऐसे करके आप जोड़ो। और फिर हम क्वेश्चंस भी देखेंगे जो क्वेश्चन आए हुए हैं। अब तक जितने क्वेश्चन आए हैं आंचल जी इस चीज से रिलेटेड, वो आप देख के करिएगा। और कोमल जी आपको जो बोला वो आप शुरू कीजिए, और फिर हम कल इसको आगे करते हैं। आज आप लोग थोड़ा थक भी गए होंगे क्योंकि आज ब्रेन ज़्यादा दौड़ाया है, अच्छी बात है। और कल हम उसको लेके फिर हम आगे चल पड़ेंगे। कोई डाउट? कोई डाउट? ब्रिजवाला जी, भूपति जी, आंचल जी, कोमल जी? नहीं, थकने का मेरा मतलब ये थोड़ा है कि और पढ़ नहीं सकते, लेकिन मैक्सिमम आउटपुट भी तो निकालना है।